हेलो दोस्तों, मैं सचिन पटेल, सचिन नर्सिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ओंकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, ओंकोलॉजी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने टाइप का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, और उसकी स्टेजेस कितनी होती है, ग्रेडिंग की कितनी होती है, स्टेजेस कैसे निकाली जाती है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी अपनी कैंसर की फर्स्ट क्लास में। आज अपना कैंसर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर अपन देखेंगे कि कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो अपन देखने वाले हैं आज। ठीक है, रिस्क फैक्टर एंड एटियोलॉजी ऑफ कैंसर। हम सारे रिस्क फैक्टर और एटियोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो एक बात लिख लेना आप, यहाँ पे फर्स्ट लाइन है अपनी, क्या है? द एग्जैक्ट causes of cancer not available. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ कैंसर नॉट अवेलेबल टिल टुडे। इससे क्या समझे हम कि जो कैंसर का कोज है, कि जिस वजह से कैंसर होता है, वो आज तक पकड़ा नहीं गया कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से कैंसर होता है। रिस्क फैक्टर जरूर है कि हाँ, इसकी संभावना होती है कि ये करने से कैंसर हो सकता है, ये करने से कैंसर हो सकता है, लेकिन कंफर्म आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि जिससे अपन बता सके हाँ कि इस वजह से कैंसर होता है। तो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ कैंसर नॉट अवेलेबल टिल टुडे। ठीक है, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कैंसर को स्प्रेड करने के लिए, कैंसर को फैलाने के लिए। ठीक है, तो अपन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से कैंसर फैलता है। सॉरी हम देख रहे थे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर एंड एटियोलॉजी अपन समझ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि द एग्जैक्ट कॉज ऑफ कैंसर नॉट अवेलेबल टिल टुडे, मतलब कि जो कैंसर होता है किस वजह से होता है, इसका आज तक कोई भी पता नहीं चला है कि किस वजह से कैंसर होता है। मतलब रिस्क फैक्टर अपन देख सकते हैं कि हाँ, ये संभावनाएं होती है कि बीड़ी पीने से या जर्दा वगैरह खाने से कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि लोग 100 साल तक जर्दा खाते हैं। ठीक है, कब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको कैंसर नहीं होता। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते, कोई नशा नहीं करते, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। तो एग्जैक्ट कोज अभी तक अननोन है, पता नहीं है। ठीक है, बस अपन रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। हम रिस्क फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ कैंसर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर को स्प्रेड करने के लिए, वो अभी हम समझेंगे। फर्स्ट है एंडोजीनस और ठीक है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर ये पाए गए तो जरूरी नहीं कि कैंसर हो ही जाएगा, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कि एंडोजीनस क्या होता है, मतलब कि कुछ ऐसा अपने बॉडी में ही है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है, कोई बॉडी में ही प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है बॉडी में हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। एक्सोजीनस क्या है, बाहर के इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये क्या है अपना इन्वायरमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है।
रिस्क फैक्टर में एंडोजीनस और एक्सोजीनस क्या होता है? एंडोजीनस होता है कि अपनी बॉडी में कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, और बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ हमें ऐसा मिल रहा है बाहर के इन्वायरमेंट से जिससे हमें कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये दो रिस्क फैक्टर होते हैं। इसको अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन एंडोजीनस पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में अपन एक्सोजीनस डिस्कस कर लेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, जितना ये स्लाइड है इतना तो क्लियर है ना। अभी अगली स्लाइड में देखते हैं कि एंडोजीनस रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एंडोजीनस। ठीक है, क्या है एंडोजीनस रिस्क फैक्टर? एंडोजीनस रिस्क फैक्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है एज। ठीक है, पहला पॉइंट डाल लेना एज। अब लोग बोलेंगे एज की वजह से भी कैंसर होता है। होता है भैया, सबकी वजह से होता है। एज, बढ़ती उम्र में चांसेस होते हैं कैंसर होने के। ठीक है, बढ़ती मतलब कि यंग एज में कम चांसेस होते हैं कैंसर के, जबकि ज्यादा उम्र में, वृद्धावस्था में ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के। किसकी वजह से? इम्यूनो सप्रेशन की वजह से। आपको पता है कि बूढ़े व्यक्तियों को जल्दी बीमारी हो जाती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो उनमें इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाता है। इसकी वजह से बीमारियों का चांसेस उनमें बढ़ जाता है। तो कैंसर भी एक बीमारी है, उसके चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। इन ओल्ड एज पर्सन चांसेस ऑफ कैंसर। ठीक है, ओल्ड एज में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू इम्यूनो सप्रेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? एंडोजीनस में जो पहला रीजन है वो है एज। इन ओल्ड एज पर्सन इंक्रीज द चांसेस ऑफ कैंसर ड्यू टू इम्यूनो सप्रेसेंट। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट होने की वजह से, इम्यून सिस्टम का सप्रेस होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होता है? मतलब कि फैमिली में किसी को पहले कैंसर था तो चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली में अगर किसी को पहले कैंसर हो रहा है, ठीक है, फैमिली की हिस्ट्री में किसी को कैंसर रहा है, तो चांसेस है कि आगे वाली पीढ़ी में भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, हेरिडिटरी में कौन कौन से चांसेस बढ़ जाते हैं? किस किस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट का कैंसर रहा हो, ठीक है, लंग्स का कैंसर रहा हो, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कैंसर को। ध्यान रखना। ठीक है, हेरिडिटरी क्या होता है? किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी। ठीक है, किसी को अगर पहले कैंसर रहा हो, ठीक है, मतलब कि माँ को कैंसर है तो चांसेस है कि बेटे को भी कैंसर हो सकता है, बच्चे को भी कैंसर हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, अगर ब्रेस्ट का कैंसर फैमिली में किसी को रहा हो तो चांसेस है आने वाली पीढ़ी को भी हो सकता है। लंग्स का कैंसर रहा हो, अगर सर्विक्स का कैंसर रहा हो, कंफ्यूज नहीं होना भाई। अब इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए किसी में हिस्ट्री प्रेजेंट। फैमिली ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर फैमिली की हिस्ट्री में किसी को कैंसर है तो हो सकता है कि आगे संभावना बढ़ती है कि कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये है रिस्क फैक्टर। अब जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा। रिस्क फैक्टर का मतलब समझिएगा। रिस्क फैक्टर मतलब कि होने की संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हेरिडिटरी हो गया। फर्स्ट क्या है? एज। सेकंड हो गया हेरिडिटरी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है?
तीसरा है रेसेस। रेसेस क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, जियोग्राफिकल एरिया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है भैया? इसका मतलब होता है कि कुछ कुछ एरिया में कुछ चीजें प्रचलित होती है, ठीक है, कि वहाँ के लोग यही चीजें करते हैं, तो वहाँ पे भी संभावना होती है। मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें रहने वाले लोगों में क्या चलता आ रहा है, क्या रीत रिवाज चलते आ रहे हैं, उसकी चक्कर में भी कैंसर हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल में समझाऊं आपको, लीवर कैंसर मोस्टली सीन इन अफ्रीकन, ठीक है। अफ्रीकन लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है? लीवर का कैंसर। और ये क्यों होता है? क्योंकि वहां के लोग हाई फैटी डाइट खाते हैं, ठीक है, ज्यादा फैट की डाइट खाने से उनको चांसेस है, क्योंकि वहीं पे मेटाबोलाइज होता है लीवर में, हर चीज का, फैट का भी मेटाबोलाइज लीवर में होगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनको लीवर का कैंसर हो सकता है, ठीक है। किस वजह से हो सकता है? कि वो हाईली फैटी डाइट खाते हैं, ठीक है। और भी चीजों का कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर मोस्टली सीन इन, एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप, सॉरी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, रेसेस के ऊपर लिख दूं यहाँ पे, स्किन, ठीक है। स्किन कैंसर कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है? स्किन कैंसर मोस्टली सीन इन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ठीक है, इन जगहों पे स्किन कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है। तो रेसेस का मतलब समझ गए, रेसेस भी एक रीजन होता है। फर्स्ट क्या है? एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हेरिडिटी, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर है तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी को भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। रेसेस, जियोग्राफिकल एरिया में जिस चीज का, जो चीजें यूज की जाती है, ठीक है, जो खाना पीना यूज किया जाता है, जो उसका माहौल होता है, कैसा क्या इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ के लोगों में ये कैंसर ज्यादा फैलता है। तो एंडोजीनस में ये चीज, तीन चीजें हो गई। आगे देखते हैं, एंडोजीनस में हमारे तीन रिस्क फैक्टर हो गए थे। अपना चौथा रिस्क फैक्टर क्या है? सेक्स हार्मोनल। सेक्स के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग भी कैंसर के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। कैसे? जो मेल होता है, इसमें मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर पाया जाता है, और इसका रिस्क फैक्टर बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, याद रहेगा। मेल में जो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होता है वो कौन सा होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो सीमन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सीमन क्या करता है? स्पर्म को गति देने का काम करता है, इतना क्लियर है। उसके बाद में जो फीमेल होती है, उसमें सबसे कॉमन जो कैंसर पाया जाता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। और इसके रिस्क फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, इतना क्लियर है। उसके बाद में जो फिफ्थ वाला रिस्क फैक्टर है अपना, वो है जेनेटिक। अब जो जेनेटिक होते हैं, हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, आपको भी पता होगा 23 पेयर ऑफ जीन्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो जो एक क्रोमोसोम होते हैं, जो ये जीन्स होते हैं, इनमें अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भी कैंसर के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखेंगे अपन, क्रोमोसोम नंबर 5 में अगर कुछ गड़बड़ी हुई, ठीक है, तो कौन सा कैंसर होने की संभावना हो जाती है? कोलोन कैंसर। एक लाइन याद रखना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हो ही जाएगा, रिस्क फैक्टर है, संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, ये लाइन पकड़ के रखना है। क्रोमोसोम नंबर 5 में अगर गड़बड़ी हुई तो कौन सा कैंसर? कोलोन कैंसर। कोलोन मीन्स क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन का कैंसर होने के चांस हो जाते हैं अगर क्रोमोसोम नंबर 5 में गड़बड़ी हो। उसके बाद में डाउन सिंड्रोम, ठीक है, एक बीमारी आपने सुनी होगी, डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? क्रोमोसोम नंबर 21 में अगर गड़बड़ी हो जाए तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम वाले बेबी में जो मोस्ट कॉमन कैंसर पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ल्यूकेमिया, ठीक है, इंपोर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम वाले बेबी में ल्यूकेमिया कैंसर होता है, और कौन से क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से होता है? 21 क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से। एक है क्रोमोसोम नंबर 9, अगर क्रोमोसोम नंबर 9 क्रोमोसोम नंबर 22 पर शिफ्ट हो जाए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक नहीं 3-4 स्टार लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन पे। अगर क्रोमोसोम नंबर 9 शिफ्ट हो जाए क्रोमोसोम नंबर 22 पर, तो
इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। याद रहेगा क्या बोलते हैं? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। और इसकी वजह से ये किस चीज का रिस्क बढ़ा देता है? CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया का जो कैंसर होता है उसकी रिस्क बढ़ा देता है अगर ऐसा हो जाए। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो क्रोमोसोम नंबर 9 है ये क्रोमोसोम नंबर 22 पर शिफ्ट हो रहा है, जैसे इसने इस पे टांग फेंक दी। कंफ्यूज नहीं होना, 22 9 पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 9 22 पे शिफ्ट हो रहा है। और ये कंडीशन क्या बन रही है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और ये किस चीज को रिस्क बढ़ा रहा है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसे एक चीज से और अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ट्रांसलोकेट हो रहा है, 922 पे शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ठीक है, ट्रांसलोकेशन समझ में नहीं आएगा। हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पढ़ने के लिए हैंड राइटिंग की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, इतना क्लियर है? क्या क्या पढ़ा है मैंने इसमें? मेल होता है जिसमें कौन सा कैंसर कॉमन है? प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। फीमेल है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। जेनेटिक में अगर क्रोमोसोम नंबर 5 में कोई गड़बड़ी हुई तो इंटेस्टाइन का कैंसर हो सकता है, कोलोन कैंसर हो सकता है। डाउन सिंड्रोम किसी वजह से होता है, 21 क्रोमोसोम में अगर गड़बड़ी है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, और उसकी वजह से जो बच्चा है उसमें ल्यूकेमिया कैंसर हो सकता है। उसके बाद में अगर क्रोमोसोम नंबर 9 क्रोमोसोम नंबर 22 पर शिफ्ट हो जाए तो कौन सी कंडीशन मिल जाती है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। इसे अपन ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम भी कहते हैं। इस तरह से इसको अपन लिख सकते हैं। उसके बाद में CML मतलब क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपना एंडोजीनस का पूरा जितने भी रिस्क फैक्टर थे, 5 रिस्क फैक्टर एंडोजीनस में अपने पढ़ लिए। एंडोजीनस का मतलब मैंने बताया था कि अपने अब ये सारी चीजें बॉडी में ही हो रही है, ठीक है, बॉडी में हो रही है, इसकी वजह से चांसेस बढ़ रहे हैं कैंसर के। ठीक है, अपना जो दूसरा टाइप था, जो दूसरा रिस्क फैक्टर था वो क्या था? एक्सोजीनस, ठीक है। अभी एक्सोजीनस में क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं वो चीजें अभी हम सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंडोजीनस खत्म हो गया है, अभी एक्सोजीनस के बारे में देखते हैं, ठीक है। एक्सोजीनस रिस्क फैक्टर में कौन कौन से टाइप है? फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, ठीक है। ये 3 टाइप के रिस्क फैक्टर होते हैं एक्सोजीनस के अंदर। सबसे पहले फिजिकल देख लेते हैं। फिजिकल में कौन सा टाइप है? हीट। हीट भी कैंसर के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। कैसे? ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद एक्सेसिव हीट, मतलब कि अगर कोई इंसान एक्सेसिव हीट के कॉन्टेक्ट में आ रहा है कैन इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर, मतलब कि उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं कैंसर के। कैसे? कांगरी कैंसर, इट इज मोस्टली सीन इन कश्मीर पॉपुलेशन। अब जो ये कांगरी कैंसर है ये सबसे ज्यादा कौन सी पॉपुलेशन को होता है? कश्मीर पॉपुलेशन को। और इसकी भी एक वजह है। क्या वजह है? कि कांगरी क्या होता है? कश्मीर पॉपुलेशन एक चीज यूज करती है, एक टोपली टाइप कुछ होता है जिसमें वो आग वाग जला के रख देते हैं, और उसमें बस्ती वगैरह, बस्ती समझते हो क्या होता है? आग जलाने के बाद में जो बूझ जाती है ना, फिर वो गर्म होती है पूरी, तो इस तरह की चीज को वो टोपली में बंद कर लेते हैं। और ठंड से बचने के लिए वो क्या करते हैं? उसको अपने पेट से बांध लेते हैं। अब ठंड से तो बच जाते हैं कांगरी बांधकर, लेकिन कैंसर हो सकता है उनको, ठीक है। इस वजह से भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो परमानेंट बंधी हुई है, गर्म हो के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कांगरी कैंसर सबसे ज्यादा ये याद रखना है कौन सी पॉपुलेशन को होता है? कश्मीर पॉपुलेशन को। कांगरी का मतलब समझ आ गया क्या होता है? एक चीज होती है जिसको यूज करते हैं, पेट से बांध के रखते हैं वो, जिससे ठंड ना लगे उनको, ठीक है। ठंड से बचने के लिए यूज करते हैं। मोस्ट पॉपुलेशन में ये सब चीज यूज होती है, ठीक है, कश्मीर में। और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि हीट ज्यादा जनरेट हो रही है वहां पे, परमानेंट वहीं पे एक ही जगह पे हीट रहेगी तो कैंसर हो सकता है। उसके बाद में सुट्टा कैंसर। अब सुट्टा तो सब जगह फेमस है, कौन सी जगह पे नहीं पी रहा कोई सुट्टा, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुट्टा है वो साउथ इंडियन पॉपुलेशन ड्यू टू यूज ऑफ सिगार, मतलब कि
साउथ इंडियन जो पॉपुलेशन है, साउथ इंडिया, उसमें सबसे ज़्यादा पिया जाता है सुट्टा, और उनको सबसे ज़्यादा कैंसर हो सकता है सुट्टा कैंसर, जिसे नाम ही सुट्टा कैंसर दे दिया है। और वो किस तरह से सुट्टा पीते हैं, एक पूरी इतनी कोई चीज़ होती है लंबी सी, आपने देखा होगा कभी, एक नली लेते हैं और फिर मुंह से खींचते हैं और पूरा पूरा धुआं धुआं कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होती है, सिगार, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सुट्टा कैंसर। कौन सी पॉपुलेशन, साउथ इंडियन पॉपुलेशन। इतना क्लियर है, दो टाइप क्लियर है। थर्ड है रेडिएशन एक्सपोजर। अब ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में भी आ जाएगा। जैसे रेडिएशन एक्सपोजर, कोई किसी का काम ऐसी जगह पे, जैसे यूवी रेज, सिटी, एमआरआई, ऐसे डिपार्टमेंट में कोई काम करता है, कि कोई एमआरआई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अब उनका दिन भर का ये काम है, तो यूवी रेज और एसी रेज की वजह से उनको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो रेडिएशन एक्सपोजर में आने की वजह से भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इतना क्लियर है। उसके बाद में अपना जो चौथा है वो है प्रोलॉन्ग्ड इरिटेशन ऑफ इंजरी। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज, कोई इंसान ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहा है, क्या, एल्कोहल, तंबाकू, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे इरिटेशन हो रही है, बॉडी को इरिटेशन होती है, तो इसकी वजह से भी कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। क्योंकि बार बार खा रहे हैं, इरिटेशन होता जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कैंसर बढ़ा देगा। कौन कौन सी चीजें, एल्कोहल और तंबाकू। एल्कोहल पीते हैं तो इरिटेशन हो ही रहा है, बॉडी के अंदर इरिटेशन हो रहा है, बहुत सारी, मुंह के अंदर इरिटेशन होता है। उसके बाद में तंबाकू, तंबाकू खा रहे हैं, कहाँ रख के खाते हैं मुझे पता भी नहीं है, तंबाकू खा रहे हैं इधर दाढ़ वगैरह में रख के, तो इरिटेशन हो ही रहा है, वहाँ पे इरिटेशन होता रहेगा एक लंबे टाइम तक। अगर कोई कंज्यूम करता है तो रिस्क फैक्टर बढ़ता है। ये नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन संभावना है कि हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड इरिटेशन ऑफ इंजरी, अभी रिस्क फैक्टर ही पढ़ रहे हैं अपन, कोई कंफर्मेटिव रीजन है ही नहीं कैंसर का, पहले ही मैंने बता दिया है। तो अपन ने फिजिकल अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिजिकल में इतना ही था, हीट। अब अपन बायोलॉजिकल देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, और ये किसके अपन टाइप देख रहे हैं, एक्सोजीनस के, मतलब कि बाहरी इन्वायरमेंट की वजह से अपने को कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है, ठीक है। तो ये तो फिजिकल हो गया, ठीक है। अब बायोलॉजिकल देखते हैं कि बायोलॉजिकल में क्या क्या होते हैं। अभी हम बायोलॉजिकल में देखेंगे कि बायोलॉजिकल में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर। बायोलॉजिकल में अपन सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, साथ साथ में लिखते जाइएगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये किस चीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा कैंसर है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करता है। तो अपन रिस्क फैक्टर लिख लेते हैं कि कौन से कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये है कोलोन कैंसर के लिए, ठीक है, कोलोन कैंसर या गैस्ट्राइटिस कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। कोलोन तो समझते ही हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है अपना, सेकंड रिस्क फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट में कौन सा पैरासाइट, सचिस्टोमा हिमेटोरियम, ठीक है, ये पैरासाइट का नाम याद रखिएगा। कौन सा पैरासाइट, सचिस्टोमा हिमेटोरियम। जो है सचिस्टोमा हिमेटोरियम है, ये किस तरह के कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है, ठीक है, लिख लेते हैं अपन कौन से कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। जो है सचिस्टोमा हिमेटोरियम है, ये कौन सा कैंसर कर सकता है, ब्लाडर कैंसर, ठीक है। ब्लाडर समझते हैं क्या होता है, तो ब्लाडर कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है सचिस्टोमा हिमेटोरियम, ठीक है। और ये एक पैरासाइट है। अभी देखते हैं आगे, थर्ड वन है अपना फंगस। और जो फंगस है इसमें कौन सा फंगस रहेगा, एस्परगेलिस फ्लेविस, ठीक है। जो ये एस्परगेलिस फ्लेविस है, ये कौन से कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है, चलिए देखते हैं। तो ये बढ़ा देता है लीवर कैंसर की रिस्क को, ठीक है, याद रखना है कौन सा, एस्परगेलिस फ्लेविस, और ये एक फंगस है ना। अभी नेक्स्ट लिख लेते हैं वायरस। वायरस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वायरस कौन कौन से कैंसर की रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो वायरस में सबसे पहले अपन लिखेंगे हेपेटाइटिस सी, ठीक है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस के बारे में सुना होगा आपने, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, है ना। तो जो हेपेटाइटिस सी है, ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है, ये याद रखना है। कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस, हेपेटाइटिस सी। और जो हेपेटाइटिस सी है, ये भी लीवर कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है। लिख लीजिए आप, कौन से कैंसर की, लीवर कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है।
साथ साथ में लिखते भी जाइए ताकि आपको पूरा क्लियर होते जाए लिखते टाइम ही। उसके बाद में एक हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में क्या डिफरेंस होता है? हेपेटाइटिस सी जो होता है ये आरएनए वायरस होता है, और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डीएनए वायरस होता है, और ये भी लीवर कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है। आप यहाँ पे भी लिख लीजिए डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? डीएनए वायरस होता है ना। तो अपने चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी कि कौन से पैरासाइट और कौन से बैक्टीरिया से कौन सा कैंसर होता है, ठीक है। अपन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये कौन सा कैंसर कर देता है? कोलोन कैंसर, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में पैरासाइट है, सचिस्टोमा हेमेटोरियम, ब्लैडर कैंसर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में जो फंगस है, फंगस क्या करता है? एस्परगिलस फ्लेविस, लीवर कैंसर बढ़ा देता है। वायरस हेपेटाइटिस सी लीवर कैंसर, आरएनए वायरस है, ठीक है, साथ में याद भी रखना है आपको आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस भी डीएनए वायरस है और ये भी लीवर कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है, इतना क्लियर है। तो बायोलॉजिकल भी खत्म हो गया है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्या है? केमिकल, ठीक है। चलिए दोस्तों, केमिकल बचा हुआ था हमारा, केमिकल को अभी निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी। केमिकल में कौन कौन से केमिकल? फर्स्ट लिखना नाइट्रोजीनस, नाइट्रोजीनस मस्टर्ड, ठीक है। जो ये नाइट्रोजीनस मस्टर्ड है ये कहां से निकलता है? सामने लिखना वार गैसेस। जब वार होती है, लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, अगर जंग छिड़ जाती है तो जब एक गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजीनस मस्टर्ड, और ये गैस भी कैंसर कोज कर सकती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये गैस भी कैंसर कोज कर सकती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डाल लेना इसके ऊपर। सेकंड क्या लिखोगे? सेकंड लिखना बेंजोपायरिन, बेंजोपायरिन। ये जो बेंजोपायरिन है ये किस चीज में पाया जाता है? स्मोकिंग, अगर कोई स्मोक करता है, टोबाकू, ठीक है। और किस चीज में पाया जाएगा? साथ में लिख लो एल्कोहल। तो इन सभी प्रोडक्ट्स में कौन सा केमिकल पाया जाता है? बेंजोपायरिन, और ये केमिकल भी कैंसर कोज कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब करेंगे तो कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस है कि कैंसर हो सकता है, ठीक है। तीसरा कौन सा लिखेंगे? तीसरा लिखना बेंजेडिन, ठीक है। जो बेंजेडिन है ये क्या कौन से प्रोडक्ट्स में पाया जाता है? तो ये सामने लिखना कलरिंग प्रोडक्ट्स, जो घर की पुताई वगैरह के लिए यूज किया जाता है ना, कलर्स, उनमें केमिकल पाया जाता है, कौन सा? बेंजीडिन। और जो ये केमिकल है ये भी कैंसर कोज कर सकता है, ठीक है। कलरिंग प्रोडक्ट्स। फोर्थ लिखना, फोर्थ क्या लिखेंगे? लिखो नाइट्रोसोमाइन, तो ये नाइट्रोसोमाइन है, ये कौन से प्रोडक्ट में पाया जाता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अब भैया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कंफ्यूजन है क्या इसमें भी? वही लीपापोती वाले, ब्यूटी पार्लर वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर इनका यूज भी ज्यादा किया जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कैंसर हो सकता है ना। तो कौन सा केमिकल पाया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में? क्रीम पाउडर में नाइट्रोसोमाइन, ठीक है। तो बॉय वगैरह तो सेफ है, लड़कियों को थोड़ा टेंशन की बात है इसमें। उसके बाद में पांचवा लिख लेना एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एसिटाल्डिहाइड है, ये किस चीज में पाया जाता है? लिखना एल्कोहल, है ना। तो ये केमिकल एजेंट्स हैं जो कैंसर कोज कर सकते हैं, मतलब कि संभावना बढ़ाते हैं कैंसर होने की,
इतना क्लियर है। हमने फिजिकल पढ़ा था, बायोलॉजिकल पढ़ लिया था। फिजिकल में अपन ने देख लिया था हीट वगैरह, ठीक है। बायोलॉजिकल में अपन ने जितने भी फॉरेन पार्टिकल है जिनकी वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। और केमिकल भी हमारा पूरा खत्म हो गया। केमिकल में अपन ने कौन कौन से केमिकल देख लिए? नाइट्रोजिनस मस्टर्ड जो वार्गेसेस से निकलता है, बेंजोपायरिन, बेंजोपायरिन किस किस में पाया जाता है? स्मोकिंग, तंबाकू, एल्कोहल जो ये लोग कंज्यूम करते हैं, ये चीजें उनको चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के। थर्ड क्या है? बेंजेडिन, बेंजेडिन जो केमिकल ये पाया जाता है कलरिंग एजेंट में, जो कलर वगैरह पोतते हैं ना बाल्टी से या किसी भी चीज से घरों पे कलर पोतते हैं, तो उसमें एक एजेंट पाया जाता है बेंजेडिन, जो कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। उसके बाद में नाइट्रोसोमाइन, ये किस चीज में पाया जाता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, जो लिपापोती वाली चीजें होती है ना खूबसूरत बनने के लिए, तो वो नाइट्रोसोमाइन उसके अंदर पाया जाता है, जो भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा कम लगाओ ठीक है। उसके बाद में एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड पाया जाता है अल्कोहल में, ठीक है। इतना क्लियर है, केमिकल पूरा हो गया। हमने बात करी थी कि अपन इसमें रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे और साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, मतलब कि कैंसर हो गया है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, रिस्क फैक्टर पढ़ लिए थे हमने, अभी हम क्या पढ़ेंगे? साइन एंड सिम्टम्स। हेडिंग डाल लीजिए आप भी। क्या? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर होने के बाद में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? पहला साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे ठीक है। क्या समझे इससे? फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब कि फीवर आता है, ठीक है। फीवर कैसा आता है? जिसकी कोई वजह ही नहीं है, जिसका कुछ ओरिजिन ही पता नहीं चल रहा है, इस तरह का फीवर आता है। इतना क्लियर है? सेकंड लिखना, ठीक है। एस्थेनिया प्लस सीवियर वेट लॉस। एस्थेनिया का मतलब लिख लीजिएगा आप यहाँ पे सामने। एस्थेनिया का क्या मतलब होता है? वीकनेस, सीवियर वीकनेस आ जाती है बॉडी में, ठीक है। वीकनेस आ जाती है और सीवियर वेट लॉस हो जाता है। अब सीवियर वेट लॉस होने का रीजन क्या होता है? कि किसी की बॉडी में कैंसर हो गया, ठीक है। अब कैंसर हो गया तो अंदर कैंसर है, बाहर वो ठीक से खा पी नहीं पाएगा, है ना। अब वो ठीक से खा पी नहीं पा रहा है, अगर खा भी लिया उसने तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से क्या है? उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ठीक है। माल न्यूट्रिशन हो जाएगा उसके अंदर, और उस वजह से उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। और वीकनेस आ जाएगी। इतना क्लियर है? वीकनेस आ जाती है और उसका वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। फीवर आता है, ठीक है। इतना क्लियर है? टीएलएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ में लिखते जाइए आप। टीएलएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूमर ठीक है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब जो एक ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी आपको 2 पॉइंट पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें आ नहीं पाएगा, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसको। चलिए, मैंने बताया था आपको टीएलएस, एक बार और लिख लेते हैं। फुल फॉर्म भी अपन ने लिख ली थी, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम।
ठीक है। क्या होता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है? लाइसिस से मीन्स क्या समझते हैं अपन? मतलब टूट जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। लाइसिस मीन्स कि उसे खत्म कर देना, किस चीज को? ट्यूमर को। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। और सिंड्रोम मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को अपन सिंड्रोम बोलते हैं। तो क्या हो रहा है? जैसे एक सेल है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये कोई सेल है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? ICF, ठीक है। जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो इसके अंदर पाया जाता है पोटेशियम, ठीक है। और इसके अंदर पाया जाता है फॉस्फेट, ठीक है। जो पोटेशियम होता है ये केटाइन होता है, और जो फॉस्फेट होता है वो एनाइन होता है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम केटाइन होता है और फॉस्फेट एनाइन होता है। इतना क्लियर है? ये दोनों चीजें इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पाई जाती हैं, ठीक है। और बाहर क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में क्या पाया जाता है? ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में अगर आपसे पूछे तो जो केटाइन होता है वो होता है सोडियम, ठीक है। और जो एनाइन होता है वो होता है क्लोराइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर होता है पोटेशियम और फॉस्फेट, ठीक है। क्या? ठीक है। पोटेशियम समझ आ रहा है ना? ये पोटेशियम है। अब इसमें क्या हो रहा है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो रहा है, मतलब कि ट्यूमर फूट रहा है। जब ये सेल फूट जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, तो इसके अंदर का सारा माल मसाला बाहर निकल आएगा। इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है? पोटेशियम, फॉस्फेट। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए, है ना। जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ये भी टूटेगा तो ये सब बाहर निकलेगी। तो जब ये सब टूटता है और ये बाहर निकलती है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी कैसे क्या पढ़ेंगे अपन? अगर ये टूटा तो ये जो पोटेशियम है ये बाहर निकल के आ जाएगा। अगर पोटेशियम बाहर निकल के आ गया तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। और पोटेशियम का जब लेवल बढ़ता है, तो मैंने आपको बताया था, पोटेशियम का जब लेवल बढ़ता है बॉडी में तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? साथ में लिखते भी जाइए, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। अगर फॉस्फेट भी बाहर निकलेगा साथ में, जब सेल फूटेगी तो फॉस्फेट भी बाहर निकल रहा है, तो जब फॉस्फेट का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरफॉस्फेटेमिया, ठीक है। हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या क्यों हो रही है? क्योंकि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो गया है, ठीक है। एक साथ बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं, सिंड्रोम है, ठीक है। क्योंकि कोई सेल फूट रही है, सेल क्यों फूटती है ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। जब डीएनए टूटता है तो डीएनए में से क्या क्रोमोसोम निकलेंगे बाहर, ठीक है। क्रोमोसोम, आपको पता होगा कि डीएनए की दो चेन होती है, ठीक है। डीएनए की दो चेन होती है। कौन कौन सी चेन होती है? एक तो प्यूरिन की होती है और एक पिरामिडिन की होती है, ठीक है। एक चेन होती है प्यूरिन की और एक होती है पिरामिडिन की, ठीक है। अब जब ये प्यूरिन बाहर निकलता है सेल को तोड़कर, तो ये डायरेक्ट जेंथिन ऑक्सीडेज से क्रिया कर लेता है, ठीक है। जेंथिन ऑक्सीडेज के साथ ये रिएक्शन करेगा, कौन करेगा? प्यूरिन। और जब ये जेंथिन ऑक्सीडेज के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? यूरिक एसिड। साथ में समझते जाओगे तो पूरा समझ आएगा, बहुत इजी है, बस समझने की बात है। प्यूरिन, ठीक है, क्योंकि डीएनए टूटा, सॉरी न्यूक्लियस टूटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया था? डीएनए। डीएनए की दो चेन होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन की। प्यूरिन जैसे ही बाहर निकला तो जेंथिन ऑक्सीडेज के साथ क्रिया करके, रिएक्शन करके क्या बना लेगा? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जब एक्स्ट्रा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो हाइपर यूरेसीमिया भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइपर यूरेसीमिया। अभी यहाँ पे हम क्या क्या समझे? क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो हाइपरकैलेमिया हो रहा है, ठीक
ठीक है, हाइपरकैलेमिया हो गया क्योंकि कैल्शियम पोटेशियम बाहर निकल के बाहर आ गया तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई तो हाइपरकैल्सीमिया हो गया। फोस्फेट बाहर निकल के आ गया तो हाइपरफोस्फेटीमिया हो गया। दो चीजें हो गई। उसके बाद में प्यूरिन ने बाहर जैंथिन ऑक्सीडेज से क्रिया करके यूरिक एसिड बना लिया जिसकी वजह से हाइपर यूरेसीमिया हो गया, यूरिक एसिड की मात्रा भी बॉडी में बढ़ गई। तीन चीज। उसके बाद में जब फोस्फेट का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही बॉडी में फोस्फेट का लेवल बढ़ेगा, जैसे ही हाइपर फोस्फेटीमिया होगा, वैसे ही कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सीमिया। इतना क्लियर है? क्या क्या हो रहा है? हाइपरकैलेमिया हो रहा है, हाइपरफोस्फेटीमिया हो रहा है, हाइपर यूरेसीमिया हो रहा है, उसके बाद में हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। इतना क्लियर है? तो ये है पूरा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ठीक है, और जो ये सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस टूट रहा है, सब कुछ टूट के बाहर निकल रहा है, इसके टूटने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि कोई सेल है, ठीक है, अब उसमें कैंसर हो गया। अब वो कैंसर हो गया तो सेल ग्रोथ करती है, ठीक है, ग्रोथ कर रही है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। पहले थैली में बनती, अब उसकी थैली फूट गई है, तो इस चक्कर में जब थैली फूटी तो सेल भी फूटी। सेल फूटने की वजह से जो सारा माल मसाला है, जो भी सारा इसमें कचरा वचरा है, सब बाहर निकल गया। उसकी वजह से सारा लेवल बढ़ गया, जो बॉडी में पहले से जो चीजें थी उनका लेवल बढ़ा दिया। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि अगर बायोप्सी के सैंपल के लिए, ठीक है, किसी सेल से बायोप्सी का सैंपल लिया, ठीक है, तो बायोप्सी का सैंपल लेने के दौरान सेल टूट गई हो, ठीक है, बायोप्सी का सैंपल लेने के दौरान अगर सेल टूट जाए तो फिर भी ये सारा माल मसाला बाहर निकलेगा। इतना क्लियर है? दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? कीमोथेरेपी के दौरान भी जो सेल है वे टूट जाती है। ठीक है, किसी को कीमोथेरेपी चल रही है तो उस टाइम पर भी सेल टूट जाएगी, तो उस चक्कर में भी ये सारी चीजें निकल आती हैं। ठीक है, तो एक तरफ अपन लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो जाती हैं इसमें, एक साथ लिख लेते हैं। हाइपरकैलेमिया, हाइपरफोस्फेटीमिया, ठीक है, उसके बाद में हाइपर यूरेसीमिया, उसके बाद में कैल्शियम की, जैसे ही फॉस्फेट की मात्रा बढ़ी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोकैल्सीमिया। है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यही है भैया सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। और ये जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है ये क्यों आ रहे हैं? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से। कोई सेल है वो टूट गई है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो जो चीजें पाई जाती है वो बाहर निकल गई है। बाहर निकलने से उसके अंदर के जो बाहर निकला और बाहर का जो लेवल है उसको बढ़ा दिया है और उस चक्कर में ये कंडीशन देखने को मिल रही है। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, यही होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तो इतना डिटेलिंग में पढ़ा रहा हूँ इसको। बहुत बार पूछा जाता है, हर चीज पूछी जाती है कि कौन कौन सी चीजें हो जाती है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, कौन कौन सी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कोई सेल है उसके अंदर पोटेशियम और फॉस्फेट पाया जाता है, जैसे ही सेल टूटी तो ये सारा सिस्टम बाहर आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा तो बाहर का जो लेवल है उसको बढ़ा देगा और बढ़ाने के बाद में यही कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया ना, अभी आगे देखते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कोई भी पेशेंट आता है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि इस पेशेंट को कैंसर है? ये सब चीजें पता करने के लिए अपन इसके टेस्ट करेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं अपन इसके? सबसे पहले तो अपन करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जब भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले हम उसी से पूछेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उसको पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही है क्या। उसके बाद में अपन देख के फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका पूरा, है ना। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, तो ये फर्स्ट प्रोसीजर रहेगा अपना, है ना। उसके बाद में जो सेकंड है वो है कॉमन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। उसकी जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे अपन, लैब डाटा कलेक्ट कर लेंगे। कौन कौन सी चीजें करेंगे? सीबीसी कर सकते हैं, ईएसआर कर सकते हैं, केएफटी कर सकते हैं,
ऐसी वो सारी जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो सारी चीजें हम करवा लेंगे पेशेंट का। उसके बाद में रेडियो स्केलेटल एग्जामिनेशन, उसकी रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन अपन करवा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी एमआरआई करवा सकते हैं, पेट स्कैन करवा सकते हैं। तो ये सारे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी अपन पेशेंट के करवा सकते हैं। मैंने आपको स्टेजिंग पढ़ाई थी कैंसर की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जो भी पढ़ी है, तो स्टेज का पता लगाने के लिए कि पेशेंट कौन सी स्टेज से सफर कर रहा है, उसके लिए भी हमें रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन ही करना पड़ता है। या तो अपन एक्सरे कर सकते हैं, सीटी एमआरआई करवा सकते हैं, पेट स्कैन करवा सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज से अपन पता कर सकते हैं कि पेशेंट कौन सी स्टेज से सफर कर रहा है कैंसर की, है ना। आगे देखते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी हमेशा लाइव जिंदा टिश्यू की जाती है ना। तो जिंदा टिश्यू की बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी एक कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है कैंसर का। ये सारे भी कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है मतलब, लेकिन जो सबसे अच्छा डायग्नोसिस है कि हाँ जिससे कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है, वो है बायोप्सी। तो इट इज ए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, है ना। उसके बाद में इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेडिंग। तो जो मैंने आपको ग्रेडिंग भी पढ़ाई थी कि सेल कितनी खराब हुई है, उसकी कंडीशन कैसी है, हम कितना उसमें पता कर पा रहे हैं कि इसका न्यूक्लियस कहाँ है, सेल कितना खराब हुई है, डैमेज हुई है। तो इस सबका ग्रेडिंग का पता लगाने के लिए भी बायोप्सी की जाती है, ठीक है। बायोप्सी की ही हेल्प ली जाती है ग्रेडिंग का पता लगाने के लिए। इतना क्लियर है। डायग्नोसिस मतलब कि हम पहचान कैसे करेंगे कि पेशेंट को क्या बीमारी है, तो उसके लिए अपन ये सारी चीजें यूज करेंगे। आगे अपन देखेंगे कि बायोप्सी कितने टाइप की होती है। तो बायोप्सी कितने टाइप की होती है, ये सारी चीजें हम आगे देख लेते हैं। बायोप्सी के टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप क्या है, एक्सीजनल बायोप्सी। अब जो एक्सीजनल बायोप्सी है इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल बायोप्सी। इसे टोटल बायोप्सी भी बोलते हैं। और इसे टोटल बायोप्सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्हेन ट्यूमर साइज आर स्मॉल व्हेन रिमूव टोटल साइज ऑफ ट्यूमर, कि अगर जो कोई ट्यूमर है वो छोटा है, छोटे साइज का ट्यूमर है, 0 सेंटीमीटर, कुछ ज्यादा थोड़ा सा बड़ा ट्यूमर है, तो पूरे ट्यूमर को ही बायोप्सी के दौरान रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। पूरे ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाएगा बायोप्सी के दौरान, तो वो क्या कहलाएगी, टोटल बायोप्सी, है ना। उसे एक्सीजनल बायोप्सी भी कहते हैं। इतना क्लियर है। क्या है एक्सीजनल बायोप्सी में, अगर ट्यूमर का साइज बायोप्सी के दौरान देखा गया कि ट्यूमर छोटा है, छोटे साइज का है, तो पूरे ट्यूमर को ही उस टाइम पे निकाल दिया जाता है, ठीक है। बायोप्सी के दौरान ही छोटी सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। तो वो क्या कहलाती है, एक्सीजनल बायोप्सी या टोटल बायोप्सी। दूसरा क्या है, इंसिजनल बायोप्सी। इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल सब टोटल बायोप्सी। पहली क्या थी, टोटल बायोप्सी, इसमें सब टोटल बायोप्सी है। इसमें क्या होता है कि अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है, लार्ज ट्यूमर है, तो उसके छोटे छोटे पीसेस करके निकाले जाते हैं। कैसे, व्हेन ट्यूमर साइज लार्ज देन रिमूव स्मॉल पीसेस ऑफ पार्ट, मतलब कि छोटे पीसेस निकाले जाते हैं। पूरी ट्यूमर निकाल नहीं सकते क्योंकि ट्यूमर बड़ा है, तो छोटे पीसेस करके निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसे सब टोटल बायोप्सी कहते हैं और इसे इंसिजनल बायोप्सी भी कहा जाता है। तीसरा है एफएनएसी। एफएनएसी क्या होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। एफएनएसी का फुल फॉर्म। अब जो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि अपन एक नीडल लेते हैं, 16 से 18 गेज की एक नीडल लेते हैं, ठीक है। कोई ये ट्यूमर है, 16 से 18 गेज की नीडल ली और नीडल की सहायता से, नीडल के जरिए एस्पिरेशन कर लिया जाता है जो अंदर का फ्लूइड है, और टेस्ट कर लिया जाता है बायोप्सी में, है ना। तो ये एफएनएसी के दौरान होता है। उसके बाद में जो सैंपल होता है बायोप्सी का, जब सैंपल लेते हैं, बायोप्सी सैंपल स्टोरेज इन द फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। जो बायोप्सी का सैंपल है, जब बायोप्सी का सैंपल ले लिया जाता है तो उसको कौन से सॉल्यूशन में रखा जाता है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार, ठीक है। फॉर्मेलाइन सॉल्यूशन में उसको रखा जाता है बायोप्सी के सैंपल को। उसके बाद में इन द बायोप्सी वेज शेप पीसेस टेकन, जब बायोप्सी लेते हैं तो उसमें वेज शेप पीसेस को टेकन किया जाता है, मतलब वेज शेप पीसेस लिए जाते हैं। कैसे पीसेस लिए जाते हैं, इस तरह के, ठीक है। बायोप्सी के दौरान इस तरह के पीसेस निकाले जाते हैं। इतना क्लियर है। टाइप ऑफ बायोप्सी देख रहे थे, जिसमें अपना पहला टाइप था एक्सीजनल बायोप्सी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बायोप्सी के दौरान पूरे छोटा ट्यूमर रहता है तो उसको पूरा ही निकाल लिया जाता है, इसको अपन टोटल बायोप्सी भी कहते हैं। उसके बाद में इंसिजनल बायोप्सी, इसमें क्या किया जाता है, अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है तो उसके पीसेस करके निकाले जाते हैं, इसको अपन सब टोटल बायोप्सी भी कहते हैं। तीसरा अपना एफएनएसी। एफएनएसी क्या होता है, नीडल लेते हैं 16 से 18 गेज की और उससे एक्सप्रेट कर लेते हैं अपन जो ट्यूमर होता है उसके अंदर से, ठीक है, और उसका टेस्ट कर लिया जाता है, तो उसको एफएनएसी के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है। ये क्लियर है कि स्टोरेज कहाँ किया जाता है, फॉर्मेलाइन सॉल्यूशन में स्टोर किया जाता है उसको, और इस तरह के पीसेस निकाले जाते हैं, वेज से पीसेस निकाले जाते हैं, ठीक है। टाइप देख लिए।
अभी अपना इतना क्लियर हो गया है। अभी अपन आगे क्या देखेंगे कि कीमोथेरेपी क्या होती है ना, कीमोथेरेपी में कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, है ना, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे कीमोथेरेपी क्या होता है, ठीक है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी ड्रग यूज किए जाते हैं। उसके बाद में अपन रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, रेडिएशन थेरेपी के कितने टाइप होते हैं, वो किस तरह से दी जाती है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभी तक अपनी जो फर्स्ट क्लास रही है कैंसर की और जो सेकंड क्लास रही है, इसमें अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। ओंकोलॉजी क्या होता है, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, स्टेजेस पढ़ लिए, ग्रेडिंग पढ़ ली है ना। उसके बाद में जो बिनाइन ट्यूमर है, वो मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या क्या डिफरेंशिएशन होते हैं। अभी अपन ने देखा था कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होने पर ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है कैंसर का, है ना। उसके बाद में अपन ने देखा कि कैंसर का कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि हाँ इस वजह से ही कैंसर होता है, सिर्फ रिस्क फैक्टर होते हैं, ये बात याद रखना है ना, कि ये करने से हो सकता है, चांसेस है। एंडोजीनस एक्सोजीनस दोनों टाइप अपन ने देख लिए रिस्क फैक्टर के। तो मोटा मोटी बहुत सारी चीजें हमने कैंसर में पढ़ ली है। अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ कंटेंट बचा अपने पास कैंसर का, वो सारी चीजें भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी ना हो जाए इस चक्कर में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैंसर में कौन कौन सी कीमोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी में क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। आपको पता होगा कि जो पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है, कीमोथेरेपी डेली नहीं दी जाती है, ठीक है, वीकली दी जाती है कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी डेली दी जाती है। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी जो सेल होती है उनको रोकने के लिए दी जाती है, जो अनवांटेड सेल ज्यादा ग्रोथ कर रही है उनको रोकने के लिए दी जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी सेल होती हैं जो अपनी बॉडी में नेचुरली तरीके से ज्यादा तेज ग्रोथ करती है। कौन कौन सी सेल, जैसे अपने हेयर हुए, उसके बाद में स्पर्म, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जिनकी सेल तो नेचुरली ज्यादा ग्रोथ करती है। तो वो कैंसर जो कीमोथेरेपी होती है उसका काम क्या होता है कि कोई भी सेल की अनवांटेड अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको सप्रेस कर देती है, उसको रोक देती है ना। तो अब कीमोथेरेपी में जो ड्रग दी जा रही है उसको पता थोड़ी ना है कि ये सिर्फ इन्हें ही रोकना है, इन्हें नहीं रोकना है। तो वो क्या करती है, हेयर की सेल को भी खत्म करने लग जाती है, स्पर्म की सेल को भी खत्म करने लग जाती है और ओव्यूलेशन को भी सप्रेस कर देती है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि जिनको कीमोथेरेपी चलती रहती है, जिन पेशेंट को, उनकी पूरी बॉडी पे बाल पूरे झड़ जाते हैं, पूरे बाल झड़ जाते हैं, उनके पूरे टकले हो जाते हैं, पूरे शरीर पे कोई बाल नहीं बचता। उसका रीजन यही है कि वो कीमोथेरेपी की वजह से उनकी जो हेयर की सेल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो नष्ट हो गई, है ना। उसके बाद में स्पर्म की वजह से उनको इनफर्टिलिटी हो जाता है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन पैदा हो जाती है, ये सब चीजें हो जाती है। और इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है उनकी बॉडी में, दूसरे जो बीमारियां हैं वो उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा मिले, ठीक है, अगर कोई कैंसर पेशेंट आपको मिलता है तो उसकी खबर लेने के चक्कर में भीड़ मत लगा लो उसके पास। ये सही है कि कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैंसर ट्रांसफर नहीं होता, कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है कैंसर। लेकिन अगर आप उस रोगी से मिल रहे हैं, पेशेंट से मिल रहे हैं, तो आपको कोई बीमारी है